कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज हेलो। हेलो, मैं हूं प्रणय प्रियमवद और हमारे साथ हैं कर्नल संजय श्रीवास्तव। संजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके बारे में मैं थोड़ा पाठकों को बता दूं, दर्शकों को, कि आप वज्रपात सुरक्षित भारत अभियान के कन्वेनर हैं और यह जो अभियान है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल का संयुक्त अभियान है। तो आपका काफ़ी काम है वज्रपात पर, और वज्रपात पर कई खबरें लगभग 3 साल से मैंने भी लिखी हैं। आज बिहार में 6 लोगों को फिर से मौत हो गई। संजय जी, ये बहुत दुखद है, और आप थोड़ा बताएं कि सेंसर लगाने के बावजूद इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। देखिए, वज्रपात से जो आज जो मौत हुई है, मेरे मन में भी एक बिहारी होने के नाते बहुत पीड़ा होती है। और इस संबंध में आपने पहले भी लिखा है और मैं भी पटना आता रहा हूँ। राज्य सरकार को हमने 2014-15 से ही गाइड करना, या जो भी हमारी ज्ञान था छोटा सा, हमने शेयर करना चाहा है कि कैसे जान बचाई जा सकती है। और इसका जो सेंसर लगाया आप लोगों ने, ये पूर्व सूचना के लिए है। तो ये सेंसर लगाने में तो पहली बात, भारतीय मौसम विज्ञान की ओर से ऑलरेडी बिहार में सेंसर लगा दिया गया है और ऐप भी बना भी हो रही थी कि सेंसर लगाया जाए, और इसके लिए हमने जब खबर भी पहले लिखी थी तो उसमें भी कहा गया था कि जल्दी सेंसर लगाया जाएगा और अमेरिका की कंपनी से टाई अप होगा। फिर टाई अप भी हुआ और फिर बिहार सरकार ने आगे कदम भी बढ़ाया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी एक्टिव थे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हमारे देश में 2 ही महान नेता हैं जो आपदा प्रबंधन समझते हैं। एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन वज्रपात के संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अमेरिका की कंपनी से इन्होंने अभी समझौता किया है, ये सिर्फ जमीन पे लाइटनिंग के साउंड डिटेक्शन को ही देख के भविष्यवाणी करती है। अब जो भारतीय मौसम विज्ञान के साथ मिलकर हम लोगों ने तैयार कर लिया है, उसमें सैटेलाइट, रडार और ये जो अमेरिका की कंपनी लगाई है वो सेंसर भी, ये सारे शामिल हैं। तो अब 2-3 घंटे की बजाय हम आपको 48 घंटे पहले, आप देख रहे होंगे, मैं हमारे यहाँ से पूर्व सूचना चली जाती है, 24 घंटे पहले जाती है। वज्रपात से 2-3 घंटे पहले पिन पॉइंट लोकेशन की सूचना जाती है। तो इसका लाभ उठाना चाहिए। मैं इस विषय पे नहीं पढ़ना चाहता, मेरा ये सीधा कहना है, वज्रपात की पूर्व सूचना मौसम को भी देख के आम जनता को पता चल जाता है। इससे जान दो ही चीजों से बचती है। एक तो जागरूकता। नहीं, एक है कि अब पिछले दिनों भी लगभग 4-5 दिन पहले भी सारण में 9 लोगों की मौत हो गई। उसमें ज्यादातर किसान ही मरते हैं, गरीब भी मरते हैं, और लगातार पिछले साल भी घटनाएं हुई, और सरकार का काफी पैसा मुआवजा में भी खर्च होता है। मुआवजा देना तो अलग बात है, लेकिन जिन किसानों की मौत होती है वो बहुत ही दुखदाई है। उनका पूरा परिवार एक तरह से आप कह सकते हैं कि उजड़ जाता है। तो पहले से जब सेंसर की बात हो रही थी, और क्या इसको भी आप थोड़ा स्पष्ट करें कि भारत सरकार ने क्या पहले सेंसर लगा दिया या फिर बिहार सरकार ने सेंसर लगाया? देखिए, भारत सरकार ने बिहार सरकार से काफी पहले सेंसर लगा दिया गया। उसका पत्राचार ईमेल के द्वारा उनको कंफर्म कर दिया गया था कि ये सेंसर बिहार में यहाँ लग रहे हैं, और वो सेंसर लगाए गए। और आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग उसकी सूचना पूरे जिला स्तर तक बिहार में दे रहा है। फिर बिहार को अलग से टाई अप करके अमेरिकी कंपनी से सेंसर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये उनका अंदरूनी मामला है, इस पे मैं अपना कोई विचार नहीं रखना चाहूंगा। नहीं, आप चूंकि इसके विशेषज्ञ भी हैं, आपको लगता है कि इसमें कोई टेक्निकली कुछ बड़ी बात होगी इसलिए समझौता किया गया? मैं तकनीकी रूप से बोलूंगा कि आज जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का है, कहाँ 400 करोड़ की सैटेलाइट, 32 करोड़ के रडार, पटना में डॉपलर रडार लगा है, और आपके 20 लाख के जो साउंड डिटेक्शन इक्विपमेंट है, इन तीनों का मिला जुला आउटपुट है, वो कहीं तकनीकी रूप से ज्यादा बेहतर होता है, बशर्ते कि सिर्फ 20 लाख के सेंसर के। तो ये तो सामान्य ज्ञान की बात है, इसमें मैं ज्यादा डाटा नहीं लेना चाहती क्या भारत सरकार से? देखिए, हमारा तो ओपन सोर्स है,
वो आप भी ले सकते हैं, सरकार भी ले सकती है, कोई भी रिसर्च के लिए ले सकता है। साउथ सेंट्रल गया यूनिवर्सिटी में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपदा प्रबंधन विभाग के इस कार्रवाई पे, ये उनका अंदरूनी मामला है, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। इस पर सरकार की या फिर आप कहें जनता की बड़ी राशि भी खर्च हुई होगी, जो बिहार सरकार ने जो टाई अप किया, जो सेंसर लगाया है। देखिए, इस पे कोई तकनीकी रिपोर्ट मैं समझता हूँ बिहार सरकार के पास होगी तो उसका आपको अध्ययन करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ इस तरीके की सेंसर लगाने से पहले भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय सेना, इन लोगों से एक परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। और इसके बारे में विशेष किस तरीके से, किस प्रक्रिया के अंदर बिहार सरकार ने लगाया है, ये बिहार सरकार ही इसके लिए जवाब दे सकती है। क्योंकि मैं बिहार सरकार में नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता उन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाया है। एक बात तो आपकी बातों से एक बात तो समझ में आ रही है कि जब भारत सरकार ने इतना इन्वेस्टमेंट किया ही और इतनी महंगी मशीनें लगाई, तो बिहार सरकार को करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी। उस डाटा का इस्तेमाल बिहार सरकार कर सकती थी वज्रपात से बचाव के लिए। दूसरी बात यह कि क्या सिर्फ सेंसर लगाना ही वज्रपात का समाधान है क्या? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ वज्रपात से बचाने के लिए पूर्व सूचना है, ये एक डायग्नोसिस की तरह है। जैसे आप अपना इलाज कराने जाते हैं तो आप अपने शुगर का और बाकी चीजों का डॉक्टर से जांच कराते हैं और उसके ऊपर ट्रीटमेंट होती है। तो ये जो पूर्व सूचना है, ये आपको बताती है कि कौन कौन से इलाके खतरनाक हैं और उन इलाकों में आपको कार्रवाई करनी है। जो कार्रवाई है वो दो हिस्सों में की जाती है। एक तो आम जनता को जागरूक किया जाता है। यहाँ ये बाढ़ नहीं है या सूखा नहीं है जहाँ आपको समय मिलता है कि 4 दिन बाद नदी का पानी आएगा या कल आएगा, नेपाल से पानी छूट गया, पटना अभी पहुंचेगा। यहाँ वज्रपात में तत्काल निर्णय लेने की जरूरत होती है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि जो आम जनता है वो वज्रपात के खतरे को समझे और उससे कैसे बचना है, वो तुरंत कार्रवाई वो खुद कैसे करें। जैसे आज बिहार में लगभग 300 से ज्यादा लोगों की प्रति वर्ष मौत होती है, उसमें 200 से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। अभी जो पिछले दिन हुई ये जो घटना पटना सारण में 9 लोग मरे, वो सारे पेड़ के नीचे थे, खेत में थे। आज भी 2 भाई खड़े थे, हालांकि वो घर के बाहर खड़े थे और फिर उनकी मौत हो गई। कुछ लोग पेड़ के नीचे भी खड़े थे, उनकी भी मौत हुई। तो पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना, इसकी जागरूकता फैलाना बहुत आवश्यक है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप झारखंड में जाइए, हर जिला स्तर पे, हर प्रखंड स्तर पे, हर विद्यालय के आगे आपको बैनर लगा हुआ है कि पेड़ के नीचे खड़ा होना खतरा है। नहीं, आप देखें कि आप गांवों की बात छोड़ दें, आप बेली रोड पर देखें। अब तो बेली रोड पर पेड़ कम हो गए हैं, लेकिन बेली रोड पर जब झमाझम बारिश होती है तो कई बार मोटरसाइकिल वाले या पैदल वाले लोग भी पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और बिजली चमकती रहती है, लोग खड़े रहते हैं पेड़ के नीचे। तो सरकार का क्या जागरूकता अभियान उस तरह से सफल नहीं है, या सरकार अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही उस तरह से? ये तो साफ साफ देखिए, मौत हो रही है और पेड़ के नीचे खड़े होने के वजह से या बाहर बगीचे में या घर के बाहर खुले में खड़े होने से हो रही है। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि आपके जागरूकता अभियान को और बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी बात है, बिहार सरकार जो हर साल 12-15 करोड़ रुपए मुआवजे में कर रही, मैंने बिहार सरकार को पिछले साल भी कहा था, 2019 में मेरी बैठक हुई थी, मैंने कहा था आप इससे लाइटनिंग अरेस्टर लगाइए। अगर 12 करोड़ रुपए अरेस्टर पे लगाए जाते तो आज कम से कम बिहार में हर साल हजारों अरेस्टर लगते, तो कम से कम उतने 1000 गांव, उतने 1000 विद्यालय, उतने 1000 अस्पताल सुरक्षित तो हो जाते। आप तड़ित की बात कर रहे हैं, लगता है तड़ित रोधक की बात कर रहे हैं। तड़ित तो यहाँ गोलघर में भी तड़ित लगाया गया था, फिर उसकी चोरी भी हो गई, फिर मैंने खबर भी इस पर लिखी। अभी भी गोलघर में मतलब बच्चों का शो भी अंदर चलता रहता है, ऊपर तड़ित भी नहीं है, तो बड़ी घटना भी हो सकती है। मतलब राजधानी में इस तरह की तड़ित, आपने गोलघर पे खबर छापी, मैंने गोलघर के जो चीफ क्यूरेटर हैं अतुल जी, उनसे बात भी हमारी हुई, हमने उनको बताया ये करना चाहिए। लेकिन कागजों में चिट्ठी पत्र लिखने से नहीं होता, उसको अंजाम देना अधिकारियों का काम है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। आज
देवघर ऐसे शहर में मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, उड़ीसा का उदाहरण दे रहा हूँ, लाइटनिंग शेल्टर लगाए गए हैं, तो उन जगहों पे पिछले वर्षों से कोई मौत नहीं हुई है। तो इन सबों से अच्छी प्रैक्टिस हम लोगों ने स्थापित कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में हमने मौत कम किया है। तो जहाँ जहाँ अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, आप उनको अपने जो भी आपकी सरकारी प्रावधान है, उपलब्ध संसाधन है, उसको लागू कीजिए। मेरा तो यही। बिहार सरकार के तो अधिकारियों की टीम भी 2-3 अधिकारी भी गए उन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पहले से सेंसर लगाया गया और जहाँ जहाँ इसकी व्यवस्था की गई कि यहाँ वज्रपात नहीं हो, उन सब क्षेत्रों का दौरा कर करके आए और इन लोगों ने रिपोर्ट भी दी सरकार को। इसके भी कई साल हो गए। देखिए, इन अधिकारियों की रिपोर्ट पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है, वैज्ञानिक प्रॉब्लम है वज्रपात से मौत होना। आप किसी भी अधिकारी को भेज के रिपोर्ट मंगा लेना, ये तो वो डॉक्टर नहीं हो जाते ना। उनकी टेक्निकल कैपेसिटी पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो ऑथराइज नहीं है उसको जज करके रिपोर्ट देने के लिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज अगर मुझे अपना सलाहकार बना के, एक्सपर्ट बना के उस चीज को लगाया, तो उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट को लगाया। उसमें इसरो से लोग थे, मैं था। तो एक टेक्निकल नॉलेज अलग बात होती है, और किसी भी आदमी को भेज के सरकार तो अपनी बैठकों में आपको भी बुलाती रही है, लेकिन उनका पालन भी करना चाहिए ना। हम तो अपनी सलाह, मैं तो देखिए हमेशा बोलता हूँ कि मैं इस विषय का थोड़ा जानकार हूँ और मैं एक डॉक्टर की तरह हूँ। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको दवाई लिख दूंगा, लेकिन आप दवाई खाएंगे तभी आपकी तबीयत ठीक होगी ना। नहीं, तो ये बताएं, एक मोटी बात लोग समझना चाहते हैं कि जब आपने सेंसर लगा दिया, भारत सरकार का भी सेंसर है, डॉपलर भी है, बिहार सरकार का भी सेंसर लग गया, तो क्या किसानों तक आधे घंटे पहले सूचना नहीं पहुंच पाती है? उस गांव में प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है कि आप खेतों में न जाएं, पेड़ों के नीचे न जाएं? ये प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था नहीं है, या सिर्फ ऐप आपने बना दिया और ऐप पर 25,000 लोगों को ये मैसेज भेज दिया, और कितने लोग इस तरह से मैसेज किसान देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं? इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, आपदा प्रबंधन एक तकनीकी विषय है और इसमें एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है राज्य स्तर पे, और जिला स्तर पे जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है। इनके पास जो भी पूर्व सूचना आती है, फोरकास्ट, भविष्यवाणी, उसके ऊपर इनको उन जनता को सूचित करते हुए चीजों को ऑपरेशनलाइज किया जाता है। ऑपरेशनलाइज करने का यह मतलब है कि आपको वहां पे, अगर आप गांव में हैं, अपने घर में हैं, तो आपको फिजिकली जाके एक सूचना मिलनी चाहिए कि प्रणय जी, आपके आसपास वज्रपात होने वाला है, इस समय आप अपने घर में ही रहें, पेड़ के नीचे नहीं खड़े हो। या गांव में भी पंचायत स्तर पर मुखिया भी करवा सकते हैं। आज जो झारखंड में होता है या जो आंध्रा में होता है या उड़ीसा में होता है, जैसे ये सूचना आती है तो वज्रपात होने से 1-2 घंटे पहले वो टीम निकल पड़ती है। ऑटो में, मोटरसाइकिल में ऑटोमेटिक माइक लगा है, वो आवाज करते हुए एक राउंड लगा लिया, 1 घंटा पहले लोगों को बता दिया। जब आपके पास इतनी सही तकनीकी जानकारी है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। तो इस तरीके की माइकिंग की व्यवस्था, प्रचार प्रसार की व्यवस्था, आपदा मित्र बिहार में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इन आपदा मित्र को लोगों को जागरूक कराने के लिए लगाइए। तो इस तरीके से आपको इनोवेटिव तरीके ढूंढने होंगे कि किस तरीके से हर गांव में आपका एक प्रतिनिधि हो जो जिम्मेवारी ले कि जब भी ऐसी सूचना आती है वो आम जनता को जागरूक करे और बचने के लिए बताए। आपके आंकड़ों के अनुसार बिहार के कौन कौन से जिले हैं जो वज्रपात प्रभावित जिले रहे हैं, ज्यादा ठनका गिरने की घटनाएं वहाँ होती हैं? देखिए, बिहार में हर अलग अलग मौसम में अलग अलग इलाके वज्रपात से प्रभावित रहते हैं। ये जो फिलहाल समय है, इस वक्त में ज्यादा दक्षिणी बिहार में ठनका गिरता है, और जब बरसात का मौसम आता है, खास करके मानसून के सेकंड हाफ में, अगस्त सितंबर में, उस वक्त पूरे नॉर्थ बिहार में बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती है, क्योंकि बाढ़ का जो पानी फैलता है तो बाढ़ का पानी भी एक लाइटनिंग कंडक्टर का काम करता है, और उस इलाके में उस वक्त ज्यादा बाढ़ भी होती है। तो अलग अलग समय में अलग अलग इलाके हैं। हमारी पूरी लाइटनिंग की रिपोर्ट अभी आ रही है, 9 मई को प्रकाशित होगी। तो हर महीने किस तरीके से लाइटनिंग का पैटर्न है वो हमने बनाया है। मैं समझता हूँ बिहार सरकार को इस तरीके की रिपोर्ट का फायदा उठा के
उन इलाकों में जागरूकता और लाइटनिंग प्रोटेक्शन तड़ित दोनों की कार्रवाई जरूरी है, जिससे कि आम जनता की, किसानों के जान बचे। मौसम में बहुत तेजी से जलवायु में परिवर्तन हुए हैं और कब बारिश हो जाती है, कब ओले गिरने लगते हैं, ये कभी कभी कई बार पता भी नहीं चलता। अभी देखिए गर्मी का मौसम है तो बारिश होने लग रही। तो इसको देखते हुए पहले जो आज से 5 साल 10 साल पहले जो ठनका गिरता था और अभी जो ठनका गिरता है, तो उसमें बिहार में गिरावट आई है, तेजी आई है या कमी आई है? देखिए, बिहार में मौसम या जलवायु परिवर्तन का जो असर है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है और ठनका गिरने की घटनाओं में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और ये हमारे रिपोर्ट से साफ जाहिर है। अब पिछली रिपोर्ट भी आपने देखा था। बिहार सरकार की बात करें तो पूरे सालों भर यहाँ पे वज्रपात होता है। कोई ऐसा महीना अब नहीं रहा कि जब वज्रपात नहीं हो रहा है। और इसके मद्देनजर लाजमी हो जाता है कि बिहार सरकार जो भी पूर्व सूचना है, मैक्सिमम संसाधनों का लाभ उठाए। आज जो हमारे इंडियन इसरो के सैटेलाइट हैं, डॉपलर रडार हैं, या बिहार सरकार ने ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाया, इन सबों का एक बढ़िया से प्रोसेसिंग सेंटर बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अंदर होना चाहिए। मैं हमेशा बिहार सरकार को अपनी ओर से तकनीकी सारी सुविधाएं, जो भी ज्ञान है वो मैं देने को तैयार हूँ। और कोशिश यही होनी चाहिए कि इसको आम जनमानस तक पहुंचाए। ये प्रशासन या साइंटिफिक जो समुदाय है वहीं तक ये जानकारी न रहे। ये सारी चीजें आम जनता की जान बचाने के लिए हैं, तो उनको पहुंचाने का की व्यवस्था हो और उनकी बचाने के लिए सुरक्षा हो। पहले लोग घर बनाते थे तो घर के आंगन में एक पेड़ होता था या घर के दरवाजे पर पेड़ होता था। अब उतनी जगह भी नहीं रह गई है, या फिर लोगों की रुचि भी पेड़ों में अब दिलचस्पी घटने लगी। अब इधर के दिनों में वृक्षारोपण पौधारोपण अभियान तेज हुआ है। पौधारोपण करके वृक्ष लगाकर, वृक्ष उगाकर किस तरह से कम किया जा सकता है इसके प्रभाव को, वज्रपात के प्रभाव को? देखिए, इस पे तो पूरी हमने किताब लिखी हुई है और बिहार सरकार को भी हमेशा मैं इसके लिए बताता रहता हूँ। दूसरे राज्य सरकारों के साथ जो हमारे अनुभव हैं, अभी ये जो पेड़ हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए वज्रपात से बचाने के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ गांव में ताड़ी का पेड़ होता था और वो पूरे खेत में चारों ओर पेड़ होते थे। तो वज्रपात जब होती थी तो इन पेड़ों के ऊपर वज्रपात गिरता था और ये सारी जो वज्रपात की ऊर्जा है वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते थे। कई बार कई पेड़ जल भी जाते थे, मर भी जाते थे। तो ये पेड़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन बिहार में संयुक्त परिवार टूटते गए, छोटे छोटे परिवारों में बटे गए। उसके कारण जो लैंड होल्डिंग थी, जो हमारे खेती का रकबा होता है, वो छोटा होता गया और इस कारण पेड़ कटते गए। और उसके कारण अब उत्तरी बिहार में विशेषकर आप जाएंगे तो देखेंगे दूर दूर तक पेड़ नजर नहीं आते, खाली खेत नजर आते हैं। तो उसका कारण यह हुआ कि वज्रपात दो तरीके से स्ट्राइक करती है। एक तो सीधा वर्टिकल ऊपर से नीचे गिरती है और नीचे गिरने के बाद वो समानांतर चारों ओर फैलती है, लैटरल स्ट्राइक जिसको कहते हैं, या सेकेंडरी स्ट्राइक है। बिहार में ज्यादा मौत सेकेंडरी स्ट्राइक से हो रही है उन क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तरी बिहार में जो हो रही। तो वहाँ पेड़ लगाने की बहुत जरूरत है। और जो झोपड़ी नुमा घर हैं उनके ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना में सबके ऊपर टीन की छत लग गई। अब टीन की छत मेटल है, धातु है और वो लाइटनिंग को आकर्षित करती है। तो जहां भी खुले इलाके में टीन की छत नजर आई तो आपने देखा होगा उन छतों पे, उन झोपड़ियों पे हमेशा ठनका गिर जाता है। तो इस तरीके की कई चीजें हैं जिनको बिहार में पालन करना चाहिए। इनफैक्ट बिहार में व्यास जी जब प्रधान सचिव थे तो एक बहुत अच्छी किताब उन्होंने निकाली थी, धरोहर। उसमें धरोहर में बिहार में कैसे आंगन में, बगीचे या सामने पीछे पेड़ लगाकर, तुलसी का पौधा रख के, किस तरीके से नीम के पेड़ लग के, ताड़ी के पेड़ लगा के, क्या वहाँ की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, पारंपरिक जो प्रचलन है वहाँ पे, किस तरीके से गांव में लोग बचाते थे। तो उन सब का बड़ा अच्छा संकलन है और उसको मैं समझता हूँ बिहार सरकार को उनको भी लागू करना चाहिए। आम लोगों को वज्रपात से बचाव के लिए कुछ सुझाव आप नटसेल में क्या देना चाहेंगे?
नटसेल में मेरा सबसे सिंपल सुझाव है कि जब भी वज्रपात की सूचना या ऐसी स्थिति होती है, आप पक्के मकान के अंदर रहें और मकान के अंदर आपके दरवाजे खिड़कियां बंद होने चाहिए। और अगर आप बाहर खुले में हैं तो पेड़ के नीचे नहीं खड़े हों। आप खुले में, एक हमने कुकड़ू पोजीशन, मुर्गा की पोजीशन बनाई है, उसके अनुसार आप अपने दोनों पाँव को चिपका कर बैठ जाएं, जिससे कि आपके ऊपर वज्रपात का असर ना हो। आप बैठें और अपने कान को भी दबा के रखें। और अंत में ये होगा, एक इंग्लिश में कहावत है, बहुत मशहूर है, कि जब भी whenever lightning roars, go indoor। lightning roar मतलब जब भी बिजली करे गर्जना, घर के नीचे ही रहना, घर के अंदर ही रहना, पेड़ के नीचे ना जाना। मोबाइल का इस्तेमाल उस समय करें कि ना, लोग इसको लेकर बहुत बातें होती हैं। देखिए, मोबाइल का इस्तेमाल जो व्यक्तिगत, जो प्रैक्टिकल रूप से सामने देखने में आया है कि अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोबाइल के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो वज्रपात को आकर्षित कर सके। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि कई लोगों के ऊपर मोबाइल से बात करते हुए वज्रपात गिरा है। शायद उस वक्त जो फ्लैश निकलती है मोबाइल, जो फोटो खींचने का फ्लैश होता है, वो वज्रपात की ऊर्जा और इंसान को कनेक्ट करने का काम कर देती है और मोबाइल के द्वारा उनके ऊपर अटैक हो जाता है। तो मेरी ये सलाह है कि जब भी वज्रपात हो तो उस वक्त मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए, या मोबाइल फोन को ऑफ करके, साइलेंट करके मोबाइल से दूर रहना चाहिए। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है कि इस बातचीत से सरकार भी अपनी समझदारी में थोड़ा इजाफा करेगी और आम लोगों को भी फायदा हो सकेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल संजय श्रीवास्तव जी। धन्यवाद प्रणय जी, और मुझे भी आपके प्रयास के लिए मैं आपको दाद दूंगा कि आपके ही प्रयास से बिहार में आज डबल सेंसर लग गए हैं। और मुझे लगता है आपके प्रयास से बिहार में जागरूकता और सुरक्षा का भी अभियान चलेगा। हम लोग तो पहले ये सेंसर लगाने की बात कर ही रहे थे और बहुत दिनों तक हम लोग, कई साल तक सेंसर लगाने की बात करते रहे और बात करते करते भारत सरकार का भी सेंसर लग गया और भारत सरकार के सेंसर लगाने के बाद बिहार सरकार ने भी सेंसर लगा दिया। नहीं, मीडिया चौथा स्तंभ है, तो आपने सरकार को, समाज को सच स्थिति बताने का काम किया है और मुझे लगता है इससे वाकई बहुत लाभ होगा और बिहार में एक वज्रपात सुरक्षित बिहार आएगा। हाँ, ठीक है, धन्यवाद कर्नल संजय। धन्यवाद, थैंक यू।